बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर सीरीज की आज की वीडियो के साथ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। 20 मई 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस आसान तरीके से पेश की जाएंगी कि आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम्स और इनके इंटरव्यूज की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको फर्दर जितनी भी वीडियोस इस तरीके की होंगी वो आपको फौरी तौर पे मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिस तरीके से आज 20 मई है तो इस हवाले से हमने इंटरनेशनल डे को देखना होता है। यूएन इंटरनेशनल बी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, शहद की मक्खियों को लेके आलमी सतह के ऊपर एक इंटरनेशनल दिन मनाया जाता है। वो कौन सा दिन है? तो वो आज का ही दिन है, 20 मई 2023। इसमें एक चीज याद रखें कि वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेज हैं लेकिन कुछ इंटरनेशनल डेज के साथ यूएन लिखा होता है। तो यूएन जो इंटरनेशनल डेज होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके ज्यादा इम्कानात होते हैं कि ये पेपर के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछे जाएं। What is the theme of International Bee Day 2023? इंटरनेशनल बी डे 2023 का थीम है बी एंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और इससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है यूएन से। यूएन के अंडर जो इदारा है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस भी करवाने जा रहे हैं। ये उनका लोगो है जो कि मैंने आपको वैसे दिखा दिया है। हु वाज द चीफ गेस्ट इन 32nd समिट ऑफ अरब लीग? अरब लीग का जो 32वां इजलास है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में जारी है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। और ये इजलास इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरिया को दोबारा से री इंस्टिगेट किया गया है 2011 के बाद, सिविल वॉर के बाद। और बशार उल असद ने पहली दफा इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। लास्ट टाइम उन्होंने 2010 में लीबिया के अंदर होने वाले अरब लीग के इजलास में शिरकत की थी। ये इसके अंदर एक और डेवलपमेंट ये देखने में आई है कि एट द लास्ट मोमेंट जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो आए हैं बाकायदा इस इजलास के अंदर और एज अ स्पेशल गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं। और उन्होंने इसके अंदर आके बाकायदा खिताब भी किया है जिसके ऊपर उन्होंने रशिया के तरफ से जो इस वक्त यूक्रेन के ऊपर एक जंग जारी है और उसमें जो यूक्रेन के मफादात को सबूताज किया जा रहा है उसके मुतल्लिक उन्होंने खिताब किया है। इस हवाले से भी ये चीज बहुत अहम है कि रशिया और जो सऊदी अरेबिया है इनकी आपस के अंदर बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। इन्हें एक दूसरे का एलाय समझा जाता है, चाहे वो ट्रेड के मामलात हों, चाहे वो ऑयल के मामलात हों। तो रशिया का जो इत्तेहादी सऊदी अरेबिया है उसने रशिया का दुश्मन मुल्क जो यूक्रेन है उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि न सिर्फ जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं और उसके साथ साथ यूएसए का भी एलाय है, उसको बुलाया सऊदी अरेबिया में और इस इजलास के अंदर उन्होंने बाकायदा उन्हें खिताब करने का मौका दिया है। तो ये इस हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन G20 समिट? कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 22 से लेके 24 मई के दौरान श्रीनगर के अंदर, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, श्रीनगर के अंदर ये एक इजलास होने जा रहा है जो कि टूरिज्म जो कमेटी है G20 की, उनका ये इजलास होगा। और इस इजलास के अंदर पार्टिसिपेशन के हवाले से कश्मीरियों को भी एतराज़ात थे और पाकिस्तान को भी एतराज़ात थे। चुनाचा जो चाइना है उसने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है कि वो G20 के इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी के अंदर हो रहा है जो कि डिस्प्यूटेड है। चुनाचा ये एक पाकिस्तान की खारजा महाज के ऊपर बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कामयाबी है। चुनाचा जो बिलावल जरदारी हैं वो भी, जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर जा रहे हैं उन्हीं दिनों में जिन दिनों के अंदर श्रीनगर के अंदर ये इजलास होने जा रहा है। नेम द करंट यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट? मौजूदा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो मौजूदा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है उनका नाम है चार्ल्स माइकल। और ये उनकी एक तस्वीर भी है ताकि आप इमेज के हवाले से भी उनको पहचान सकें। और इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है 49th G7 के इजलास के अंदर। उसके मुतालिक हम आगे चल के मजीद भी डिस्कशन करेंगे। When did फेडरल शरिया कोर्ट, ठीक है, वफाकी शरी अदालत जो है FSC, स्ट्राइक डाउन ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018? 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये नाफिजुल अमल हुआ था। उसकी कुछ शिकें ऐसी थी जिसके मुतालिक मजहबी जो हल्के थे उन्हें एतराजात थे। चुनाचा जो वफाकी शरी अदालत है उसने कल एक फैसला दिया है और उस फैसले के अंदर उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट को मुअत्तल करने के जो है वो अहकामात जारी किए हैं। तो ये जो फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, ये फैसला 19 मई को दिया गया है।
हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट? मौजूदा जो फेडरल शरिया कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, जिन्होंने कल फैसला सुनाया? वो हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर। तो यहाँ मैं आपको कुछ फेडरल शरिया कोर्ट के हवाले से चीजें बता देता हूँ कि फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर जब ये ट्रांसजेंडर एक्ट गया तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको फेडरल शरिया कोर्ट ने इस्लामी जो कवानीन है, जो इस्लामी लॉज हैं उनके खिलाफ, यानी उनके तनाजुर में देखते हुए उनके खिलाफ करार दिया। यानी ये कहा कि ये जो शिक्के हैं ये इस्लामी कवानीन के साथ मैच नहीं करती। तो उसमें एक तो पहली बात जो है जो फेडरल शरिया कोर्ट ने की है वो ये की गई है कि जो जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, ये इस एक्ट के तहत सही तौर पे नहीं की गई। नंबर टू, इसके अंदर जो डेफिनेशन की गई है ट्रांसजेंडर की, वो भी फेडरल शरिया कोर्ट के मुताबिक जो है वो इस्लामी कवानीन के साथ मुताबिकत नहीं रखती। एंड नंबर थ्री के जो रिकग्निशन है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, कि वो ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी किस तरीके से होगी, कि वो मेल ट्रांसजेंडर है या फीमेल ट्रांसजेंडर है, इसके ऊपर भी एतराजात हैं। और चौथी जो है वो विरासत से लेके है, इनहेरिट से लेके है। तो ये जो चार सेक्शंस हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के, इनको जो है वो कलअदम करार दिया गया और मुतसादम करार दिया गया है इस्लामी कवानीन के साथ। चुनाचा इसलिए इसके ऊपर दूसरी जानिब जो लिबरल तंजीमें हैं या जो बॉडीज हैं ट्रांसजेंडर्स की, उन्होंने इसे कंडेम किया है कि ये उनके जो हुकूक हैं और उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर एक किस्म की ये जर्ब लगाई गई है फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से। Who represented Pakistan in United Nations Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Session? यूनाइटेड नेशन के जेर तमाम जनरल असम्बली के अंदर एक इजलास हुआ है, UNDRR उसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है। और जो क्लाइमेट चेंज से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले कंट्रीज हैं उनके लिए फंड जनरेशन की बात होती है। उसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने शिरकत की? तो पाकिस्तान की तरफ से शिरकत की है लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने, जो कि चेयरमैन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां जाके एक इजलास से खिताब भी किया है। हु इज द करंट यूएन डेप्टी सेक्रेटरी जनरल? जो यूएन करंट डेप्टी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो उनका नाम है आमिना महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट? यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है लसाबा क्रोजी। उसके बाद है, नेम द आई स्पूफ डॉट सी सी फाउंडर हु रिसेंटली जेल्ड फॉर ग्लोबल ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। एक वेबसाइट थी ispoof.cc। इस वेबसाइट के तवसत से लोगों को जेली नंबरों से टेलीफोन कॉल्स आती थी और बताया जाता था कि उनका ताल्लुक जो है वो बैंकों से है। और इस तवसत से वो लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते थे और बैंकों में जो लोगों के पैसे पड़े होते थे वो फ्रॉड के जरिए अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लेते थे। तो ispoof.cc के जो फाउंडर हैं उनको कल बाकायदा जेल में भेज दिया गया है। वो कौन है? उनका नाम है TJ फ्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? यूरोपियन कमीशन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो उनका नाम है उर्सोला वॉन्डर लेन। अच्छा, पीछे भी हमने एक चीज देखी है, माइकल चार्ल्स को देखा है और अब इनको देखा है उर्सोला वॉन्डर लेन को। ये जो G7 का इजलास जारी है, उस G7 के इजलास के अंदर एक तो USA ने पार्टिसिपेट किया और दूसरा जो है वो कनाडा ने पार्टिसिपेट किया, इटली ने पार्टिसिपेट किया, उधर से फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया और जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया और जापान ने पार्टिसिपेट किया। ये तो डायरेक्टली 7 कंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक G7 के साथ है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है जो कि उर्सुला वॉन्डर लेन है। और इसके साथ साथ यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है माइकल चार्ल्स, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। USA की तरफ से जो बाइडन थे, कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो थे और जापान की तरफ से फ्यूमो कशीदा उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थे। फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन थे, जर्मनी की तरफ से उनके जो चांसलर हैं वो थे। तो इन तमाम लोगों ने एजेंडा क्या डिस्कस किया है? इन तमाम लोगों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं और रशिया के ऊपर जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं वो इकोनॉमिक पाबंदियां हैं। नंबर वन, ये चीज याद करना बहुत जरूरी है कि आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर कि G7 का जो हालिया इजलास हुआ उसका एजेंडा क्या था। नंबर टू, ये जो इजलास है ये हिरोशिमा के अंदर मुनक्किद हुआ। क्यों हुआ हिरोशिमा के अंदर मुनक्किद? जापान ने इसको हिरोशिमा के अंदर मुनक्किद इसलिए किया है क्योंकि जापान दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि जापान को दुनिया भर के ममालिक से जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका खात्मा चाहिए। और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने चूंकि एड बॉम्ब गिराया था इसलिए इस सिटी को मुंतखब किया गया है। और नंबर थ्री, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने एक डील की है, यानी उन्होंने ये कहा है कि हम यूक्रेन को 50 के करीब जो हैं वो F-16 तैयारे देंगे
और उन F-16 तैयारों के पायलट की जो ट्रेनिंग होगी वो यूरोप के अंदर करवाई जाएगी और वो यूएस करवाएगा, ताकि इसको रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि कल का जो दिन गुजरा है 19 मई का, उसमें दो कौमी सतह के सॉरी बैनुल अक़वामी सतह के जो इजलास हुए उनके अंदर रशिया को काउंटर किया गया है। एक G7 में डायरेक्टली इन तमाम मालिक ने काउंटर किया, दूसरा जो अरब लीग का समिट चल रहा था उसके अंदर एकदम जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आए और उन्होंने भी रशिया को काउंटर किया। तो ये दोनों तरफ से आपको इस चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये उनकी जी पिक्चर है उर्सुला वॉन्डर लेन की, तो इससे भी आपने मुताबिकत रख लेनी है। नेम द लास्ट मूवी ऑफ रीनाउंड हॉलीवुड एक्टर हैरिसन फोर्ड। एक बहुत ही मशहूर 4 दहाइयों से बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर हैं हैरिसन फोर्ड। वो अपनी लास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं और उसकी जो है वो सरमनी में उन्होंने शिरकत की है। उनका नाम क्या है, उस मूवी का नाम है इंडियाना जोन्स, और ये हैं हैरिसन फोर्ड। आपने अक्सर इनको जो है वो हॉलीवुड की बड़ी बेहतरीन फिल्मों के अंदर अदाकारी के जौहर दिखाते हुए देखा होगा। नेम द कंपनी विच विल बिल्ड नासाज स्पेस क्राफ्ट फॉर आर्टेमिस मिशन। नासा एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है आर्टेमिस के नाम से, जिसकी मदद से नासा के लोगों को चांद के ऊपर ले जाया जाएगा और वहां से वापस भी ले जाया जाएगा। इस मिशन के लिए नासा ने एक कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है, उस कंपनी का नाम बताना है हमने। उस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिगॉन। ठीक है, ये ब्लू ओरिजन उस कंपनी का नाम है। और ये जो ब्लू ओरिजन कंपनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये ब्लू ओरिजन स्पेस कंपनी किसकी है, कौन इसका ऑनर है। तो ब्लू ओरिजन कंपनी के ऑनर है जेफ बेजोस। याद रखें कि दो कंपनियां हैं, एक है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के ऑनर हैं इलॉन मस्क जो कि ट्विटर को भी चलाते हैं, जबकि जो जेफ बेजोस हैं ये अमेजोन वाले, ठीक है, ये जो है स्पेस एक कंपनी चलाते हैं, उस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजॉन। तो ये जो ब्लू ओरिगॉन कंपनी होगी या ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। इसने एक स्पेसक्राफ्ट बनाना है जिसकी मदद से लोगों को चांद पे दोबारा से ले जाया जाएगा। 90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड इज कट एंड पॉलिश्ड इन विच सिटी। तो ये खबर पड़ी मैंने एक जगह पे, तो आपके साथ शेयर कर दी है कि दुनिया का तकरीबन 90% जो डायमंड है वो कहाँ पे कट और पॉलिश किया जाता है। तो वो गुजरात की एक पोर्ट सिटी है सूरत, ठीक है, इंडिया में, वहां पे बनाया जाता है। और इसको भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है G7 की मीटिंग की वजह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि G7 के इजलास में उन्होंने जो रशिया की डायमंड की जो मार्केट है उसके ऊपर कट लगाया है G7 कंट्रीज ने। और रशिया को सारे का सारा डायमंड जाता था इंडिया से। अब इंडिया जो है ये एलाय है यूएसए का और G7 कंट्रीज का, चुनाचे अब इंडिया के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो डायमंड की अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से सर्वाइव रखे और किस तरीके से डायमंड जो है वो रशिया जाए। ये आज के कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के थे। आई होप आपको समझ भी आए होंगे और इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनको अपने पास किसी कॉपी के ऊपर नोट कर लिया करें ताकि आपको इसकी बेहतर अंदाज में समझ आ सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।